दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान खंड के अंतर्गत कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित हैं, इसलिए इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा, बिल क्लिंटन के द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा या मार्कोनी द्वारा? तो सही उत्तर चार्ल्स बेबेज के द्वारा। दोस्तों वर्ष याद रखिएगा, 1837 में सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी और उन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पहला कंप्यूटर 1837 में सबसे पहले चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो उत्तर है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, कार्ल बेंज, थॉमस एल्वा एडिसन या एडवर्ड टेलर? तो सही उत्तर डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। दोस्तों कालोसस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की एक श्रृंखला का नाम है, जिसका विकास ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स द्वारा 1943 से 45 के मध्य किया गया। इसे ब्रिटिश इंजीनियर टॉमी फ्लावर्स ने डिज़ाइन किया था और एलन एम ट्यूरिंग ने भी इसकी डिज़ाइन में योगदान दिया था। हालांकि वह इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे। दिए गए विकल्पों में एल एम ट्यूरिंग का ही उत्तर के रूप में चुनाव करना उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था कहाँ पर? रूस, ब्रिटेन, यूएसए या जापान में? तो सही उत्तर ब्रिटेन में। याद रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर ब्रिटेन में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है किस नाम से? ऑप्शन है एप्पल प्रथम, वेक्स 780, IBM 1620 या IBM सिस्टम 360? तो सही उत्तर IBM सिस्टम 360। दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर IBM सिस्टम 360 था। ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था जिसे 1964 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो सही उत्तर मदरबोर्ड। दोस्तों मदरबोर्ड लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा परिपथ बोर्ड होता है। इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड का मुख्य भाग इसका चिपसेट होता है और चिप की सहायता से ही मदरबोर्ड की क्षमता और विशेषताओं के बारे में कल्पना की जाती है। अगला प्रश्न है, एक पेन ड्राइव है। ऑप्शन है एक स्थिर द्वितीय भंडारण यूनिट, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण यूनिट, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण यूनिट या उक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर एक पेन ड्राइव जो है दोस्तों एक हटाई जाने वाली यानी रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। पेन ड्राइव अच्छे द्वितीय भंडारण एकक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसे आसानी से हर जगह लेकर जाया जा सकता है और इसकी स्मृति अधिक होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि माउस क्या है? तो सही उत्तर माउस कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। दोस्तों माउस एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर को सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर में माउस जो है इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर CPU को सूचना देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस या प्लॉटर? तो सही उत्तर माउस। दोस्तों याद रखिएगा, मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस हैं। माउस जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं बल्कि इनपुट डिवाइस है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर या प्लॉटर। तो टच स्क्रीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले जो आउटपुट युक्त होने के साथ एक इनपुट युक्त भी है। स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एटीएम आदि में टच स्क्रीन का उपयोग आम होता है। मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये जो हैं ये आउटपुट डिवाइस हैं। टच स्क्रीन जो है इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? आपको बताना है। तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। देखिए दोस्तों, प्रमुख इनपुट और आउटपुट डिवाइस की सूची यहाँ पर दी गई है। इनपुट उपकरण और आउटपुट उपकरण। इनपुट उपकरण में सूचनाओं को जो कंप्यूटर में प्रविष्ट कराया जाता है, इसमें कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर और लाइट पेन है। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर मुख्य रूप से आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्त नहीं है? आपको बताना है। ड्रम, प्लेन, प्लॉटर, सीआरटी, मॉनिटर, ईयरफोन और डिजिटल कैमरा। तो सही उत्तर डिजिटल कैमरा ये आउटपुट युक्त नहीं है। दोस्तों, डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, जबकि अन्य ड्रम, पेन, प्लॉटर, सीआरटी, मॉनिटर और ईयरफोन ये सभी आउटपुट डिवाइसेज हैं। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? देखिए, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड या सेमीकंडक्टर। तो सही उत्तर कीबोर्ड। दोस्तों, कंप्यूटरों में वर्तमान में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस हैं। अगला प्रश्न वही प्रश्न फिर से पूछा गया है। देखिए, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त या इनपुट डिवाइस कौन है? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपसे जो ऑप्शन है बदल दिया है। ऑप्शन है आपके ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर माउस है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय ये किस चीज़ से बनाई गई थी? एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, इस्पात या लकड़ी? तो सही उत्तर लकड़ी से। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेरिकी वैज्ञानिक डग एंजेलबर्ट ने 1968 में पहली बार कंप्यूटर माउस को दुनिया के सामने पेश किया। पहली बार जब दुनिया ने इस मानव निर्मित माउस को देखा तो ये एक बड़ा बेडौल सा लकड़ी का डिब्बा था। उसमें सिर्फ एक बटन था और उसकी मदद से कंप्यूटर से जुड़ी तमाम अहम चीज़ें बड़ी आसानी से एक ही जगह से नियंत्रित हो सकती थी। अगला प्रश्न है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है? डॉक्यूमेंट में, वीडियो कार्ड में, सीपीयू में या हार्ड ड्राइव में? तो सही उत्तर सीपीयू में। दोस्तों, याद रखिएगा, माउस को 2 बार क्लिक करने पर जो सूचना है वो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाती है। अगला प्रश्न है, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? बीजीए पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, यूएसबी पोर्ट या सैम पेड्रो पोर्ट? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूएसबी पोर्ट। दोस्तों, कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्राय 6 पिन वाले PS2 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। हालांकि वर्तमान समय में PS2 पोर्ट के बजाय इस कार्य के लिए यूएसबी पोर्ट का प्रचलन अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है कि कंप्यूटर क्या है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। तो ये सभी चारों ही विकल्प कंप्यूटर के बारे में सही हैं। दोस्तों, तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटर के 4 कार्य हैं: डेटा का संकलन या निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन, डेटा का निर्गम या पुनर्निर्गमन। तो कंप्यूटर आंकड़ों का भंडारण करने के साथ सूचनाओं का संसाधन और विश्लेषण करने में सक्षम है। साथ ही ये कभी कभी वायरस या अवांछित प्रोग्रामों द्वारा प्रभावित भी होता है। अगला प्रश्न है कि पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत, अव्यवस्थित निपटान के कारण कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं?
ऑप्शन है बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, पारद, सीसा, प्लूटोनियम। तो इसमें से कौन कौन से आप देखिए, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारद यानी पारा और सीसा। तो 1 2 3 5 6 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हेप्टाक्लोर एक कीटनाशक है, तो स्पष्ट है कि ये ई अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त नहीं हो सकता। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है क्या? एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, वेबनेट या इंटरनेट? तो आप सभी जानते हैं, आसान सा प्रश्न है, इंटरनेट। समांतर नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। ये पारस्परिक रूप से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों की वैश्विक प्रणाली है। इसमें करोड़ों निजी, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा सरकारी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हैं, जो कि मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट यानी टीसीपी आईपी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट क्या है? तो सही उत्तर, इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र, जो इंटरनेशनल नेटवर्क का शार्ट रूप है। दोस्तों इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े संगणकों का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल है। इंटरनेट से जुड़े संगणक आपस में इंटरनेट नियमावली यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? देखिए, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप सर्विस, लीज्ड लाइन या केबल मोडेम? तो सही उत्तर डायल अप सर्विस। डायल अप सर्विस सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। ये अधिकतम 56 kbps तक इंटरनेट गति प्रदान करता है। केबल मोडेम में केबल कंपनी द्वारा कोएक्सियल केबल के द्वारा उपभोक्ताओं को 512 kbps से लेकर 20 mbps तक की इंटरनेट सुविधा दी जाती है। ये तेज गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेलीफोन लाइनों का उपयोग कर इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है। और लीज्ड लाइन सर्वाधिक विश्वसनीय उच्च गति इंटरनेट सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वो क्या होता है? तो सही उत्तर होम पेज यानी गृह पृष्ठ। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। किसी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। होम पेज से उस वेबसाइट के अन्य पेजों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होम पेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? देखिए, बस, स्टार, रिंग या ग्रिड? तो सही उत्तर ग्रिड। दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में विभिन्न नोड या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है, जो कई प्रकार के होते हैं। बस टोपोलॉजी में सभी नोड एक दूसरे से केंद्रीय केबल द्वारा कनेक्ट होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में किसी एक नोड को होस्ट या सेंट्रल हब बनाकर सभी नोड्स को आपस में सीधा कनेक्ट न कर इसके होस्ट या हब से आपस में जोड़ा जाता है। और रिंग टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक दूसरे से रिंग या लूप यानी 2 अंत बिंदुओं की मदद से अपने निकटतम नोड से कनेक्ट होते हैं। और ट्री टोपोलॉजी ये एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है। इसमें कई स्टार टोपोलॉजी एक बृहद स्तरीय बस टोपोलॉजी से जुड़ी होती हैं। और इसी तरह एक मेश टोपोलॉजी है। इसमें प्रत्येक नोड एक दूसरे से सीधे कनेक्ट होते हैं। और हाइब्रिड टोपोलॉजी में 2 या 2 से अधिक अन्य टोपोलॉजी जैसे बस, स्टार, रिंग, मेश ये आपसी संयोजन से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? बस, रिंग, स्टार और ट्री में से? तो सही उत्तर है इंटरनेट सिस्टम ट्री तकनीक का प्रयोग करता है। यानी इंटरनेट सिस्टम में ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ट्री टोपोलॉजी ये एक हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, जिसमें कई स्टार टोपोलॉजी एक बड़े स्तरीय संरचना और बस टोपोलॉजी से जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कार्य करता है, आपको बताना है किस पर? तो सही उत्तर इंटरनेट केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है।
दोस्तों टेलीफोन प्रणाली ध्वनि संदेशों के प्रसारण के लिए सर्किट स्विचिंग का प्रयोग करती है, जबकि इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नाम प्रणाली। दोस्तों DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम विभिन्न होस्ट नेम्स और उससे संबंध IP एड्रेस को प्रतिबंधित करने वाली एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस प्रणाली होती है। अगला प्रश्न है, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है? तो सही उत्तर है 128 बिट। दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 अगली पीढ़ी का इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है, जिसमें IPv4 का स्थान लेने के लिए विकसित किया गया है। IPv4 32 बिट एड्रेस स्पेस का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ है कि किसी होस्ट को कुल आप देख सकते हैं 4294967296 यूनिक IP एड्रेस आवंटित किए जाते हैं, जबकि IPv6 में 128 बिट एड्रेस का प्रयोग किया जाता है, जो 3.4 × 10⁻38 अनन्य IP एड्रेस के आवंटन को संभव बनाता है। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है किसको? तो सही उत्तर ब्लूटूथ तकनीक उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण को अनुमति देती है। दोस्तों ब्लूटूथ का विकास सबसे पहले 1994 में हार्टसन ने किया था। ब्लूटूथ वायरलेस संचार का प्रोटोकॉल है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, संगणक, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा जैसे उपकरण इसके माध्यम से जुड़कर जानकारी विनिमय कर सकते हैं। इसमें रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ब्लूटूथ तकनीक उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण को संभव बनाती है और इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच क्या अंतर है? तो देखिए, ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त कर सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों ब्लूटूथ वायरलेस संचार के लिए एक प्रोटोकॉल है। ब्लूटूथ उपकरण रेडियो संचार प्रणाली का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें लाइन ऑफ साइट में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्लूटूथ 2.402 गीगाहर्ट्ज से 2.480 गीगाहर्ट्ज की रेंज में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करता है। वाईफाई 802.11 स्टैंडर्ड दर आधारित प्रौद्योगिकी है, जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज, 3.6 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया जाता है। IEEE 802.11 वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की संस्थापना और उसकी कार्यप्रणाली निर्धारित करने के लिए स्टैंडर्ड का समूह है। वाईफाई तकनीक की सहायता से लोकल एरिया नेटवर्क को बिना तार के स्थापित करना संभव हो सका है। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ तथा वाईफाई में कौन सा अंतर सही है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्लूटूथ और वाईफाई में कौन सा अंतर सही है? तो सही उत्तर ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सही उत्तर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। गूगल द्वारा भारत में पहली बार मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा आरंभ की गई है। इसके लिए गूगल ने सरकारी कंपनी रेलटेल कॉर्प से समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल में समाचारों में आने वाले लाईफाई के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला है कि ये उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है, बिल्कुल सही। दूसरा है, यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है, तो बिल्कुल सही। एक और दो दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों वाईफाई की तुलना में लगभग लाईफाई 100 गुना अधिक तीव्रतर है। अगला प्रश्न है, लाईफाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
यहाँ पर देखिए लाइफ हाई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी यानी प्रकाश तद्रुपता है, सही है। भारत में लाइफ हाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया था, सही नहीं है। लाइफ हाई द्वारा 10 GB पर सेकेंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है, सही है। और इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर आप देखिए बी और डी दो कथन आपके सही नहीं हैं। लाइफ हाई के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। 2011 में जर्मनी के भौतिक विज्ञानी हेराल्ड हास ने लाइफ हाई तकनीक प्रस्तावित की। लाइफ हाई एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है जिसमें डेटा के संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी का प्रयोग किया जाता है। लाइफ हाई का पूर्ण रूप लाइट फिडेलिटी यानी प्रकाश तदनुरूपता है। भारत में 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाइफ हाई का सफल परीक्षण किया गया। तो दोस्तों लाइफ हाई द्वारा 10 GB पर सेकेंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर इंटरनेट। दोस्तों इंटरनेट आपस में संबद्ध यानी इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है जो नेटवर्क और डिवाइसेज के बीच संचार के लिए इंटर प्रोटोकॉल स्विच का प्रयोग करती है। लैंड बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन में ब्रॉडबैंड, फाइबर ऑप्टिक्स, केबल इंटरनेट आदि शामिल हैं, लेकिन ऐसे स्थान जहां इंटरनेट और संरचना अल्प विकसित है वहां सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगला प्रश्न है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन आभासी निजी परिपथ क्या होता है? तो सही उत्तर है वीपीएन यह निजी इंटरनेट पर बिना कंप्यूटर परिपथ है बना कंप्यूटर जो प्रयोक्ताओं की अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित करता है। तो याद रखिएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसी संगठन के दूरस्थ स्थान पर निजी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ने का सुरक्षित तरीका है जिसमें इनक्रिप्शन तकनीक के द्वारा निजी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट या किसी सार्वजनिक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा खोज क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है? ऑप्शन देखिए हॉस्टल, पोर्टल, आर्टिकल या न्यूज़पेपर। तो सही उत्तर पोर्टल खोज क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश द्वार। इंटरनेट से जुड़ने पर कई प्रकार के पोर्टल मिलते हैं। ये अंतर्जाल के अथाह सागर में एक लंगर की तरह कार्य करता है। इन पर विभिन्न स्रोतों से जानकारियाँ जुटाकर व्यवस्थित रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला प्रश्न है तलाश क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर तलाश इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल और एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन देवनागरी में सॉफ्टवेयर है जो कि CDAC द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न है साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसका नाम क्या है? तो सही उत्तर नयन यानी नेटवर्क अभिगम नियंत्रण CDAC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है। साइबर आक्रमण और डेटा चोरी जैसी घटनाओं से बचने के लिए इसका विकास किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया है, कहाँ पर, आपको बताना है। तो सही उत्तर पुणे में, ऑप्शन डी। पुणे स्थित CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसके द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला का विकास किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सही उत्तर परम। दोस्तों परम पुणे के प्रगत संगणन विकास केंद्र यानी CDAC द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए भारतीय सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला की ध्रुवतम मशीन परम सिद्धि AI है। CDAC द्वारा विकसित परम पदम भारत का प्रथम टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? शुभम, परम, SX2 या BBC माइक्रो? तो सही उत्तर परम हो जाएगा। दोस्तों भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम परम है।
अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। तो याद रखिएगा विजय भाटकर। दोस्तों, विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण खंड कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी से कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।